Good morning students, welcome once again in Eclave International online classes. In the previous video lecture we have started our chapter number 5, that is periodic classification of the elements. पिछले वीडियो लेक्चर में अपने इसका इंट्रोडक्शन लिया था और क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन भी देखा था, दैट इज़ नोन एज अ डॉबेराइनर ट्राइड. देखिए जो अपन ने क्लासिफिकेशन पिछली बार देखा था डॉबेराइनर ट्राइड का, उसमें अपन ने देखा था कि ट्राइड जो बना था वो किस तरीके से बना था, 3 एलिमेंट्स के ग्रुपिंग की वजह से बना था, इसीलिए उसे ट्राइड नाम दिया गया. और उस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में अपन ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के अंदर अरेंज किया था. और उसमें मिडल एलिमेंट हैज़ द एवरेज एटॉमिक मास, अप्रॉक्स एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द रेस्ट 2 एलिमेंट्स. उसे अपन ने डॉबेराइनर ट्राइड कहा था बिकॉज इट इज़ डिस्कवर्ड बाय द डॉबेराइनर वुल्फगांग डॉबेराइनर. ठीक है, जोहान वुल्फगांग डॉबेराइनर. आज अपन करेंगे उनकी बायोग्राफी और उसके बाद करेंगे अपन सेकंड क्लासिफिकेशन. तो उनके बारे में अगर अपन बात करते हैं डॉबेराइनर के बारे में, तो वो एक जर्मनी के थे. वो आपको पता ही है पहले से कि वो जर्मन साइंटिस्ट थे और वो फार्मासिस्ट थे बेसिकली, यानी उन्होंने फार्मेसी में डिग्रीज़ ली थी. उन्होंने पहले कहाँ से ली थी? मुंचबर्ग से, यानी प्लेस जो है जर्मनी में मुंचबर्ग, वहाँ से उन्होंने अपनी फार्मा से रिलेटेड डिग्रीज़ ली. उसके बाद उन्होंने स्टडी करी केमिस्ट्री की, वो करी स्ट्रासबर्ग से, यानी मुंचबर्ग में उन्होंने फार्मेसी करी, फिर उसके बाद केमिस्ट्री फील्ड में आए वो स्ट्रासबर्ग में स्टडी करने के लिए. After the studies of the pharmacy and chemistry, he joined Jena University. Jena University को as a professor उन्होंने join किया, as a chemistry professor, as a pharmacy professor both. और उन्होंने जब Jena University join कर ली, तो उसके बाद उन्होंने अपनी डिस्कवरीज करना शुरू किया वहीं की लैब में. और उन्होंने जो स्पेशल या उनके जो आइडेंटिकल जो थियोरीज़ उन्होंने दी थी, वो थियोरीज़ हैं क्या, कौन कौन सी मतलब इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज उन्होंने करी. एक तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने ट्राइड दिया था क्लासिफिकेशन, डॉबेराइनर ट्राइड जिसको अपन बोलते हैं. एक जो सेकंड उन्होंने डिस्कवरी की थी वो थी प्लेटिनम को, पैलेडियम और प्लेटिनम जो होते हैं उनमें से पैलेडियम को या प्लेटिनम को उन्होंने एज अ कैटालिस्ट यूज़ किया था. क्या यूज़ किया था? कैटालिस्ट यूज़ किया था. देखिए डॉबेराइनर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से फर्स्ट डिस्कवरी आती है आपके डॉबेराइनर ट्राइड. ठीक है, और सेकंड उनका क्या था? प्लेटिनम वर यूज्ड एज अ प्लेटिनम को उन्होंने यूज़ किया था एज अ कैटलिस्ट इन द सैचुरेशन और हाइड्रोजनेशन. देखिए आपके जो 4th चैप्टर था उसमें अपन ने नॉमेनक्लेचर वगैरह जो कि डिलीटेड पोर्शन है वो नहीं किया है, और उससे रिगार्डिंग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी अपन ने जो एडिशनल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी नहीं करी है. तो उनके अंदर एक रिएक्शन थी जिसको कहा जाता है एडिशन रिएक्शन. अगर आप देखना चाहें तो 4th चैप्टर में एडिशन रिएक्शन निकाल के देखिएगा. मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा देखने के लिए, उसका रीज़न है कि वहाँ पर प्लेटिनम और पैलेडियम, निकल प्लेटिनम पैलेडियम का उन्होंने
लिखा हुआ है एज अ कैटलिस्ट उस रिएक्शन में, और वो रिएक्शन सैचुरेशन रिएक्शन है, जिसको दूसरा नाम हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन दी थी, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करते टाइम जो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है प्लेटिनम, उसकी डिस्कवरी भी किसने करी थी? डॉबेराइनर ने ही की थी। इसलिए मैं आपको 4th चैप्टर का इंटीमेशन यहाँ पे दे रही हूँ। देखिए होती क्या है बेसिकली, आप वैसे देख लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर कि वो है क्या, उसकी थ्योरी क्या है, क्या वो समझाना चाह रही है, लेकिन जस्ट इन द ब्रीफ आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल ऑफ इट। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई सा भी हो सकता है, तो उसको क्या किया जाता है, निकल पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, राइट? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। उससे होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन होती है वो इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड। इसीलिए तो नाम क्या रखा है रिएक्शन का? एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। दूसरा नाम क्या दे सकते हो आप? सैचुरेशन रिएक्शन, क्योंकि अनसैचुरेटेड किस में चेंज हो जाएगा? सैचुरेटेड में, सैचुरेशन रिएक्शन। और तीसरा नाम अपन ने क्या दिया? हाइड्रोजनेशन, बिकॉज हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग। तो तीसरा नाम क्या हो गया? हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो एडिशन बोल लीजिए, सैचुरेशन बोल लीजिए, हाइड्रोजनेशन बोल लीजिए, नो मैटर्स, इक्वेशन वही आएगी, मीनिंग वही आएगा, उसका जो पूरा फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा। तो निकल पैलेडियम प्लेटिनम को एज अ कैटलिस्ट अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाने में यूज़ किया जाता है, तो ये बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। भाई 2 हाइड्रोजन्स ऑलरेडी उसके पास थे, ये 4, देखिए हर एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन्स है ना इसके पास, और ये 2 हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 तो ये और 2 ये 6, तो देखिए 1 पे 3 1 पे 3 6 हो गया सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड से क्या बन गया? सैचुरेटेड बन गया ना, तो इसलिए इस पूरी रिएक्शन को क्या कहा? सैचुरेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कह दिया? सैचुरेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन इज यूजिंग, सो वी आर ऑल्सो कॉलिंग इट एज अ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोजनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन को यूज किया जा रहा है। एडिशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है। तो एडिशन, सैचुरेशन या फिर हाइड्रोजनेशन, all reactions combines या all reactions intimates only single reaction, that is conversion of unsaturated hydrocarbons in the saturated hydrocarbons in the presence of nickel palladium platinum catalyst when unsaturated hydrocarbon reacts with the hydrogen। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो ये प्लेटिनम का रोल है ना एज अ कैटलिस्ट, इस रोल को किसने एक्सप्लेन किया था? डॉबेराइनर ने। तो ये इनकी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। देखिएगा अपने 4th चैप्टर में इस वाले, इसका एग्जाम्पल मैं आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ का अगर मैं आपको बताऊं तो डालडा घी सबको पता होगा, क्योंकि जनरली जब अपन घर में बहुत बड़े कोई फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो डालडा घी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और आपको पता है कि डालडा घी का जो भी आप डिब्बा वगैरह कुछ भी ला रहे हो आप, या फिर जो भी पीपा वगैरह या फिर कुछ भी जो भी आप लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि प्लांट्स बने होते हैं। नहीं देखा तो देखिएगा और इस बार ज़रूर उसको कंसिडर कीजिएगा कि उसमें प्लांट्स बने होते हैं। अब ऐसा कौन सा प्लांट है भाई जो कि घी देता है? फिर तो अपन अपने घर में भी लगा लेंगे वही प्लांट, ताकि इतना ज़्यादा
महंगा घी नहीं लाना पड़ेगा ना। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो घी देता है? कोई भी प्लांट नहीं है जो घी देता हो। बेसिकली ऑयल देते हैं सारे के सारे प्लांट, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ठीक है, या फिर ग्राउंडनट ऑयल्स, ये सारे ऑयल ही तो देते हैं। तो उस ऑयल को बाय दी हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? क्योंकि ऑयल जो होता है वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। तो अनसैचुरेटेड ऑयल को बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी उसको हाइड्रोजन दिया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, और वो किस में बदल जाएगा? सैचुरेटेड घी में। किस में बदल जाएगा? सैचुरेटेड घी में। तो बाय दी डाइबल ऑयल्स या फिर बाय दी वेजिटेबल ऑयल्स जो भी यूज़ किए जाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो, उनको हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से गुजार कर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है भाई? घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसलिए उसका नॉर्मल जो हिंदी नेम होता है वो भी नाम क्या होता है? वनस्पति घी, ठीक है, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल्स तो घी नहीं देती, मतलब वेजिटेबल्स के थ्रू जो ऑयल आता है उनको या जो प्लांट्स होते हैं जो ऑयल जनरेट करते हैं, उनसे निकले हुए ऑयल को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के थ्रू गुजार कर क्या किया जाता है? घी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये हुई डॉबे राइनर के ट्राइड की बात, उनकी डिस्कवरीज की बात, उनकी बायोग्राफी की बात। नाउ न्यूलैंड्स, इसके कुछ नोट्स मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के साथ सेंड कर दिए थे, न्यूलैंड्स वाले। इसकी ड्रॉबैक्स हैं कुछ बची हुई जो मैं इस बार सेंड कर दूंगी। न्यूलैंड्स जब उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन की थ्योरी को देना शुरू किया, तब तक 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जा चुकी थी। डिस्कवर किए जा चुके थे, वो डिस्कवर्ड। ठीक है, कब तक? जब न्यूलैंड ऑक्टेव्स का रूल आया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या ऑक्टेव्स रूल ऑफ न्यूलैंड्स। इसमें सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कि थोरियम तक 56th एलिमेंट कौन सा था? थोरियम। ठीक है, लास्ट एलिमेंट कौन सा डिस्कवर किया जा चुका था? अप टू थोरियम डिस्कवर किया जा चुका था, 56th एलिमेंट था। और जब ये डिस्कवरी की गई तो क्लासिफिकेशन न्यूलैंड, डॉबे राइनर ने भी एटॉमिक मास को कंसीडर किया था क्लासिफिकेशन के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने भी एटॉमिक मास को ही एज अ बेस यूज किया था। क्लासिफिकेशन इन्होंने भी किसके बेस पे दिया था? एटॉमिक मास के बेस पे ही दिया था। इन्होंने जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज किया, तो अरेंज करते टाइम इन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 56 तक इन्होंने अरेंज कर दी, और इन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज सिमिलर टू द 8th वन। उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फीचर्स, उसकी अपीयरेंस, ये सारी की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी। तो इस जो रिलेशन इन्होंने देखा था फर्स्ट और 8th का, इस रिलेशन को इन्होंने कंपेयर किया सारे गामा से, जो कि अपने म्यूज़िक टोन्स होते हैं उनसे इन्होंने क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर भी फर्स्ट जो लेटर होता है, टोन जो होती है सारे गामा वाली, वो सा होती है, और 8th वन फिर से क्या आ जाती है? सा ही आ जाती है। सा रे गामा पा धा, फिर नी, फिर से सा आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट इज सिमिलर टू दी 8th वन, सो ही कंपेयर्ड विद दी म्यूजिक टोन्स, इसलिए इन्होंने उससे कंपेयर कर दिया, और इसीलिए इसे क्या कहा गया? न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, क्योंकि उसमें 8 वर्ड्स होते हैं।
इन्होंने भी क्या लिया था कि फर्स्ट इज द सिमिलर टू द 8th वन। जैसे कि इनकी जो टेबल थी, इन्होंने एक टेबल बनाई विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की, जो कि एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को शो करती हुई टेबल थी। तो इन्होंने जो टेबल बनाई थी वो कुछ इस तरीके से थी। देखिए मैं इसके एक दो लॉग बना के आपको बताती हूँ। इसके बाद इन्होंने इसमें रखा था कॉपर और निकल को दोनों को साथ रख दिया था इसमें। इसमें आयरन रख दिया था इन्होंने। इस तरीके से कुछ अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं इन्होंने, सीरियम और एक और था उसके साथ। एक ही ब्लॉक में दो एलिमेंट्स रखे हुए हैं। ऐसे कुछ अरेंज करके इन्होंने अपना ट्राइड इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि देखिए हाइड्रोजन जो होता है और जो फ्लोरीन होता है, उनके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर नीड जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन को भी अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, वैसे ही फ्लोरीन को भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। ऐसे लिथियम सोडियम को कंपेयर किया कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज़ कर देता है। वैसे ही सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी उसे लूज़ कर देता है। इस तरीके से इन्होंने फर्स्ट और 8th एलिमेंट को एक दूसरे के क्या करना शुरू किया? सिमिलर बताना शुरू कर दिया। इस तरह से ऑक्टेव्स बनाए। लेकिन हुआ क्या? इनका जो अज्यूमिंग था, यानी इन्होंने जो अज्यूम किया था कि इन द एनवायरनमेंट ओनली 56 एलिमेंट्स आर, उस टाइम पर उन्होंने क्या सोच लिया था कि 56 एलिमेंट ही हैं और फर्दर ऑन लेटर ईयर्स के अंदर कभी भी क्या नहीं होगी, इन द फ्यूचर कोई भी न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं होगी। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही आ गया था कि उन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन दिया था वो उन सिर्फ और सिर्फ 56 एलिमेंट्स को कंसिडर करके दिया था। तो सबसे पहला ड्रॉबैक यही था कि जैसे उन्होंने कहा कि इन द नेचर ओनली 56 एलिमेंट्स आर एंड इन द फ्यूचर नो एलिमेंट्स विल डिस्कवर्ड, ठीक है, विल बी डिस्कवर्ड। तो वो सबसे पहले ड्रॉबैक हो गई, क्योंकि बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए। फिर दूसरा ड्रॉबैक जो आया वो ये था कि न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स रूल था वो अप टू कैल्शियम ही इफेक्टिव दिखा। अप टू कैल्शियम ही वो शो हो रहा था कि अप टू कैल्शियम सारे के सारे एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट एंड 8th एलिमेंट वाज सिमिलर इन द फीचर्स, इन द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैल्शियम के बाद ये लागू ही नहीं हुआ ऑक्टेव्स रूल, तो सेकेंड ड्रॉबैक ये आ गई। नेक्स्ट ड्रॉबैक ये आई कि इन्होंने सिमिलरिटी को शो किया, लेकिन एक ही ब्लॉक के अंदर दो एलिमेंट्स को, यानी ग्रुपिंग करते टाइम इन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि एक ग्रुप में या एक बॉक्स के अंदर वो 2 एलिमेंट्स नहीं रख सकते। तो इन्होंने 2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, वो भी उन एलिमेंट्स के साथ जो बिल्कुल ही सिमिलर नहीं थे। कोबाल्ट और निकल दोनों ही क्या है? मेटल्स हैं।
ठीक है। कोबाल्ट और निकल दोनों ही क्या है, मेटल हैं, और ये सारी क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स के साथ रख दिया किसको, मेटल्स। यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज जो शो कर रहे थे उनके साथ ना रख कर, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी उनके साथ उनके ब्लॉक में रखा, उनके पीरियड में रखा, उनके ग्रुप में रखा, और साथ ही 2 एलिमेंट्स को एक बॉक्स में या एक प्लेस उनको दे दिया गया। फोर्थ जो इनकी ड्रॉबैक रही वो ये थी कि आयरन और जो कोबाल्ट निकल है जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, आयरन इज मेटल, कोबाल्ट इज मेटल, निकल इज मेटल, प्लस ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी होते हैं सारे के सारे। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी इनको क्या कर दिया गया, अपार्ट कर दिया गया, दूर कर दिया गया, या फिर इन दोनों को एक जगह नहीं रखा गया। तो ये भी इनकी क्या थी, ड्रॉबैक। और लास्ट ड्रॉबैक ये थी कि इनका जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स था वो सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स यानी हल्के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं पर लागू हुआ, उन्हीं के ऊपर अप्लाई हुआ, और हैवियर एलिमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं किया जा सका। ठीक है। तो न्यूलैंड्स ने क्या दिया, वो आपको पता है कि इन्होंने जब एलिमेंट्स को, जो कि 56 एलिमेंट्स थे, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मैंडलीव्स के टाइम पर कितने एलिमेंट्स थे, 63 थे, भाई न्यूलैंड्स के टाइम पे कितने थे, तो 56 थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने एलिमेंट्स को लेकर उन्होंने अपनी जो भी डिस्कवरी की थी या जो भी क्लासिफिकेशन की थियोरी रखी थी वो कितने एलिमेंट्स को लेकर रखी थी। तो न्यूलैंड्स के टाइम पर कितने एलिमेंट्स थे, 56 एलिमेंट्स थे, जिनको लेकर उन्होंने अपनी थियोरी रखी, और उन्होंने कहा कि जब इनको एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जाता है तो फर्स्ट एलिमेंट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द 8th एलिमेंट। ही कंपेयर्ड दिस रिलेशन विथ द म्यूजिकल टून्स एंड ये जो रूल था ही डिक्लेयर्ड इट एज अ ऑक्टेव्स रूल। ठीक है। ऑक्टेव्स रूल से इसे डिक्लेयर किया गया और इसे कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है। उसके बाद जब अपन बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, तो फर्स्ट ड्रॉबैक 56 एलिमेंट को अज्यूम कर लिया था। सेकंड ड्रॉबैक कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई हुआ। थर्ड ड्रॉबैक सिमिलर एलिमेंट्स को दूर रखा गया, जबकि जो सिमिलरिटी शो नहीं करते थे उनको एक साथ रखा गया, और जो एलिमेंट्स थे उनको 2 एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया, जैसे कि यहाँ पर कोबाल्ट निकल को, यहाँ पर एक और है सीरियम और उसके साथ और है, तो उसको भी एक साथ रखा गया। तो ये भी ड्रॉबैक थी। और फोर्थ जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये लाइटर एलिमेंट्स के ऊपर ही अप्लाई हो पाता है, हैवियर एलिमेंट्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो पाता। यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो न्यूलैंड्स ने अरेंजमेंट दिया था, जो कि आपका इंडेक्स क्वेश्चन भी है, आप जब बुक के अंदर देखें एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो आपको पूछा जाएगा कि क्या न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव्स रूल था उसके अंदर डॉबेराइनर के ट्राइड भी एग्जिस्ट करते हैं क्या। देखो ये रहा डॉबेराइनर ट्राइड, तो आप बता सकते हैं कि यस फर्स्ट ट्राइड ऑफ द डॉबेराइनर इज एग्जिस्टिंग इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो आप देखकर बता सकते हैं कि हाँ एग्जिस्ट करता है, एक करता है, ज़्यादा नहीं करते, तीनों नहीं करते, बट एक एग्जिस्ट करता है। तो आप इसके रिगार्डिंग कुछ इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं न्यूलैंड्स अप टू न्यूलैंड्स ड्रॉबैक्स तक जो अपन ने किया है उसके रिगार्डिंग आपको इंटेक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, बैक क्वेश्चंस भी हैं इसके रिलेटेड, तो उन क्वेश्चंस को आप करिएगा, इंटेक्स क्वेश्चन को आप करिएगा। और अगर अब तक जो अपन ने किया है 5th चैप्टर में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अपनी क्वेरीज भेजिएगा। ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 5th चैप्टर को कंप्लीट होने में, क्योंकि मैंडलीव्स की बची हुई है थ्योरी और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बची हुई है। तो आपका आई होप कि बहुत जल्दी केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लीजिएगा कि अपना सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। तो अपन ने कितना उसको गेन किया है, कितना अपन ने उसको अच्छे से कर लिया है, वो आपकी अब थोड़ी टेंशन होनी चाहिए, आई थिंक सो। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं।
तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि कुछ बच्चों को डायमंड की और फ्लोरीन की उसमें स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ, क्योंकि सिर्फ वही क्वेरी है, उसके अलावा अभी तक कोई क्वेरी आई नहीं है 4 चैप्टर से। तो थोड़ी और क्वेरीज आ जाए तो एक साथ लेकर फिर उसकी एक वीडियो मैं बना दूँगी क्वेरीज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंडलीव्स का करेंगे क्लासिफिकेशन, तो उसको थोड़ा रीड करिएगा क्या था क्या नहीं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।